इकट्ठे मिल जाए तो एनालिसिस भी वो मिल जी जाएगा। जी 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 क्या रोल था पूरी हिस्ट्री में, जी या सर का पूरी हिस्ट्री में क्या रोल था। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ, जैसे जी मैं इकोनॉमी भी डिस्कस करूंगा, जी पॉलिटी भी डिस्कस करूंगा, रिलीजन भी, कल्चर भी, और उसमें सब कुछ आ गया। फिर मैं अगर ओके मौर्य एज में डिस्कस कर रहा हूँ तो मौर्य में भी ये सारी चीजें आ जाएंगी। हाँ जी मौर्य एज में भी सारी चीजें आएंगी। तो हम दो हाँ जी पार्ट डिस्कस करते हैं, एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मौर्य हो गया, और एक हाँ जी कल्चर हिस्ट्री ऑफ मौर्य हो गया। तो जो हाँ जी। कल्चर रहेगा उसमें आर्ट, कल्चर, एग्रीकल्चर, हाँ, ये सारा कुछ उसमें है। अच्छा, तो मतलब सर यही है ना कि जैसे सारे टॉपिक्स फिर एक साथ, मतलब हर एक टॉपिक के साथ ये सारी चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी ना, फिर मतलब ऐसा साथ साथ चलता रहेगा ना। अब देखो आप कहाँ तक पहुंचे हो अभी? सर मैं ना यहाँ पे थी, मैंने ना गुर्जर प्रतिहार कल किया, तो मैं जस्ट इसके बाद जब मैंने मिडिवल इंडिया में, अर्ली मिडिवल इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे पहुंचे ना, फिर उसके बाद से मुझे बहुत सी चीजें नहीं मिली ऐसे ही फिर गए, नहीं, तो मेरे को आपको मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जो टॉपिक में दिया है उसी नाम का चैप्टर होता है। हाँ जी सर। जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी नेम का चैप्टर होगा, और हाँ उसमें जी चीजें मिल जाएंगी। लेकिन हिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी, वो उसी जी नाम का नहीं होता है। वो उन्होंने बस वो दे दिया है, उसका मतलब है कि वो कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। ओके ओके ठीक है सर। कंपेयर करना होगा हाँ कि जी हाँ जी took place in later Vedic age, in जी Maurya, in Gupta age, in later Gupta age, in Rajput age, in Sultanate age, जी in age of before 1857, age before colonial India, and after that, ये पूरा का पूरा comparative analysis है। ओके 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 ठीक है, अब समझ आया सर, ठीक है। पढ़ते चलोगे ना तो सारा जी पिक्चर क्लियर होते चलेगा। सर फिर मतलब ऐसा तो, मतलब जैसे आपकी वीडियोस हैं वैसे फिर उनके सीक्वेंस में चलो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मेरा यही पूछना था। नहीं, उसको उसी तरह से डिजाइन ही किया गया है कि आपका सारा जी हाँ जी। अगर मैं अच्छा आपको आप एक एग्जांपल के लिए लूं, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर डिस्कस करता हूं, ठीक है। जी सर जी एग्रीकल्चर को अगर मैं फाउंडेशन बना लेता हूं और उस पे मैं डिस्कस करता हूं कि मौर्य एज, गुप्ता एज, राजपूत एज, सल्तनत एज, मुगल जी एज, जी ये सर बड़ा मिक्स हो जाएगा। क्योंकि हाँ जी एग्रीकल्चर का अलग से डिस्कस करो, आर्ट एंड कल्चर का अलग से डिस्कस करो, और फिर से मौर्य एज, गुप्ता एज, ये एज, वो एज, फिर एजुकेशन के लिए फिर से मौर्य एज, गुप्ता एज, ये एज है, तो हाँ बार जी बार। हाँ जी तो मैंने फाउंडेशन बनाया डायनेस्टीज को, या एक टाइम पीरियड जी को। जी उस टाइम सर जी पीरियड में उस ब्लॉक में जो कुछ भी आते हैं वो सब हमने डिस्कस जी किया है। जी तो नहीं सर, ये आपकी क्लास बहुत अच्छी होती है सर। तो ये मैं आपके माध्यम से मैं सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि जी जी कंफ्यूजन में रहते हैं कि चैप्टराइजेशन विल बी इक्वल टू व्हाटएवर इज गिवन इन सिलेबस। जी सर जी मान के चलते हैं, दैट इज हाँ नॉट। जी ओके 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 ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर आपके सेशंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं सर, बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशन फॉर योर एंगेजमेंट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, और कोई प्रश्न तो नहीं है? यस, तो आइए डिस्कस करते हैं पहले फिरोज शाह तुगलक कैसे मरा। ये थोड़ा सा जानना जरूरी है इतिहास में, क्योंकि वो स्किप हो गया था। और क्योंकि उत्तराधिकार की समस्या भी है, जिसको हमने बड़ा ही शॉर्ट में डिस्कस कर लिया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले अपना उत्तराधिकारी बनाया फतेह खां को। लेकिन इसकी डेथ होगी 1374 में। फिर अपने दूसरे बेटे जफर खां को इसने उत्तराधिकारी बनाया। अनफॉर्चुनेटली इसकी भी डेथ होगी। इसमें फिरोज शाह तुगलक था 90 ईयर्स ओल्ड। इसका तीसरा बेटा था मोहम्मद खां, इसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन इसको डर था कि कहीं ये भी न मर जाए, तो इसने इसको अनाउंस नहीं किया। चूंकि सुल्तान बुढ़ा हो गया था, और इसका वजीर था फिरोज शाह तुगलक का उन दिनों बुढ़ापे में, खाने जहां सेकंड, जिसको जूना खां भी कहते थे। खाने जहां द्वितीय इसकी उपाधि थी। इसने सुल्तान चूंकि उतना समर्थ नहीं था, असमर्थ था, तो सुल्तान पर कंट्रोल इसने स्थापित कर लिया। तो सुल्तान को जब इसका ज्ञान हुआ तो उसको दंडित करने का निर्णय लिया कि जूना खां को मार डाला जाए। और उसके बाद जल्दी उसने मोहम्मद खां को अपना वजीर भी बनाया और अपना उत्तराधिकारी भी बनाया, और अपने सारे शाही प्रतीक इसको हस्तांतरित कर दिए। यही मोहम्मद खां किताब धारण करता है 1387 ईस्वी में नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का किताब धारण करके गद्दी पे बैठता है, और जूना खां को मार डाला जाता है। लेकिन जल्दी ही विलासिता में डूब गया, प्रशासन की उपेक्षा करने लगा, और फिरोज शाह तुगलक ने इसको गद्दी से उतारने का निर्णय लिया। फिरोज शाह तुगलक ही परेशान हो गया इससे। और फिरोज शाह तुगलक के बड़े ही वफादार थे दास, लाखों दासों की भर्ती कर रखी थी इसने। इन दासों ने फिरोज शाह तुगलक के हक में विद्रोह कर दिया। अब यहाँ नासरुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक में लड़ाई शुरू हो गई। नासरुद्दीन ने दासों का दमन करने का निर्णय लिया, लेकिन दासों ने फिरोज शाह तुगलक को ही सामने खड़ा कर दिया। और नासरुद्दीन के अपने जो सैनिक थे अपने पुराने स्वामी को देख करके फिरोज शाह तुगलक के पक्ष में आ गए।
और नासरुद्दीन को कहीं जगह नहीं मिली तो ये भाग गया छोड़ के राजपाट, सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया। फिर फतेह खां के बेटे तुगलक शाह को फिरोज शाह तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और इसी के बाद इसकी डेथ हो जाती है 1388 ईस्वी को 12 सितंबर को। और इनके उत्तरवर्ती शासकों ने 26 साल के अंदर ही दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, गंवा दिया। तुगलक शाह ने उपाधि धारण की गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय की, और इनका टाइम पीरियड है 1388 से 1389। अब प्रॉब्लम ये भी हो गई कि जो भी गद्दी पे बैठता हो भोगी विलासी हो जाता है, ये भी भोग विलास में लिप्त हो गए, और इस पर तो दासों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसका भाई था, किसी ने भड़का दिया तो इसने अपने भाई सालार शाह को बंदी बना लिया। दासों ने इसके वजीर नायब वजीर रुकनुद्दीन चुंदा के नेतृत्व में बगावत कर दी। स्थिति यह हुई कि गयासुद्दीन तुगलक शाह को भागना पड़ा, और भागने के प्रयास में ये मारा गया। फिर इसका भाई अबू बकर गद्दी पे बैठा। 1 साल तक ये गद्दी पे था, 1389 ईस्वी से लेकर के 90 तक, लेकिन ये सत्ता का सुख नहीं भोग पाया। पूरा टाइम इसको विद्रोहों, षड्यंत्रों को, चक्रों को दबाने में ही बीत गया। अबू बकर और मोहम्मद शाह, ये नासरुद्दीन मोहम्मद शाह जो सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया था, इनके भी सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ। और मोहम्मद शाह की सहायता कर रहे थे जो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के बड़े बड़े सरदार। इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन यानी ये रीजन, मुल्तान, समाना, लाहौर, इधर के हिसार, हांसी, इन्होंने नासरुद्दीन की सहायता करनी शुरू की, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह की। फाइनली अबू बकर को गद्दी से हटा दिया गया, और फिर से मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा। जो अभी मुनमुन ने पूछा था कि मोहम्मद खान 2 टाइम सिंहासन पे आसीन हुआ था, और 4 साल ये गद्दी पे रहा, 1390 से लेकर के 94 तक। बैठते ही अबू बकर के सारे साथियों का वध करवाना शुरू कर दिया। अबू बकर ने सरेंडर भी कर दिया, इसकी हत्या कर दी गई, विद्रोह होने लगे। फिर इसने जफर खां को गुजरात भेजा, जो इसी का भाई था, और गुजरात के विद्रोह को दबाया इसने। यूपी में एक जगह है इटावा। इटावा में हिंदुओं के नरसिंह, वीरभान, ये 2 नेता निकले, जिसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ, लेकिन वजीर इस्माइल खां को भेज के उसको दबाया गया। 3 ही 4 साल में इसकी भी डेथ हो गई। इसका बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठा, 2-3 महीनों में उसकी भी डेथ हो गई। फिर मोहम्मद शाह का बेटा अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पे बैठा। इसका असली नाम हुमायूं था। 1 माह 16 दिन इसमें शासन किया, इसकी भी डेथ हो गई। सिकंदर शाह का छोटा भाई फिर बैठता है, और इसका भी नाम है नासरुद्दीन महमूद। मोहम्मद शाह का छोटा बेटा था ये। तुगलक वंश का ये अंतिम शासक। इस समय तक पूरे दिल्ली के आसपास के इलाके में ही तुगलक वंश का शासन रह गया था, और इसी का वजीर है मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा जहां। इसको इसने मलिक उस शर्क की उपाधि दी। शर्क का मतलब होता है पूरब, मलिक उस शर्क का मतलब होता है पूरब का मालिक। और इसने जौनपुर में एक नए राजवंश की नींव डाली, जिसे कहते हैं शर्की वंश। अब दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे राज्य धड़ाधड़ स्वतंत्र होने लगे बेबाकी से। दिल्ली सल्तनत से पूरा का पूरा दक्षिण भारत अलग हो गया। खानदेश, बंगाल, बिहार, मालवा, राजस्थान, बुंदेलखंड, ये सब अलग। दिल्ली सल्तनत इतना छोटा हो गया कि लोग कहने लगे, कविता कहते थे, देखो शहंशाह की सल्तनत का आलम, शुरू हुआ दिल्ली और खत्म हुआ पालम। पालम दिल्ली के पास ही है, अभी तो वहां एक एयरपोर्ट बन गया है, पालम एयरपोर्ट।
और दीपालपुर का सूबेदार था शारंग खां। इसने पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट अपने कब्जे में ले लिया। ये बीच में कड़ी टूट रही थी, इसलिए मुझे लगा कि इसको एक बार बता दिया जाए, क्योंकि इतिहास इतना वास्ट है कि सब कुछ कवर कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये पूरे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया शारंग खां। फतेह खां का बेटा नासरुद्दीन नुसरत शाह इसने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इस पूरे इलाके का सूबेदार, वो हांसी का सूबेदार था इनिशियली, वहां से ये पूरे इलाके पे काबिज हो गया। फिरोजाबाद में नुसरत शाह ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। इस तरह से पहली बार दिल्ली सल्तनत के इतिहास में हुआ कि दो दो शासन एक साथ राज्य करने लगे। नासरुद्दीन महमूद ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, और नुसरत शाह फिरोजाबाद की गद्दी पे बैठा था, और पंजाब का सूबेदार था खिजर खां। ये भी स्वतंत्र हो गया। और खिजर खां ने समरकंद यहाँ पे है सेंट्रल एशिया में, के शासक तैमूर लंग को इनवाइट किया 1398 में कि दिल्ली पर आक्रमण करो, और दिल्ली की बची हुई प्रतिष्ठा को भी मिट्टी में मिला दिया गया। ऑलरेडी ही दिल्ली काल कवलित थी, बर्बाद थी, इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तैमूर जब लूट खसूट के चला गया तो नासरुद्दीन ने देखा कि भाग गया है, तो फिर से उसी कपड़ा कहीं से निकाला, पुराना कपड़ा अपने संदूक से, और सिंहासन को पोंछ करके फिर से बैठ गया। लेकिन डरा डरा सा बैठा रहा, और इसका वजीर था मल्लू इकबाल। सत्ता का पूरा नियंत्रण मल्लू इकबाल के हाथ में था। नासरुद्दीन महमूद ने कहा कि ये मल्लू इकबाल इतना ताकतवर होता जा रहा है, तो बेटर है कि मैं भी यहां से भागूं, और ये भाग के चला गया कन्नौज। तैमूर ने खिजर खां को जब लूट करके लौट रहा था तो मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। अब सत्ता के दो केंद्र हो गए, एक पंजाब मुल्तान दीपालपुर और एक दिल्ली। इन दोनों में लड़ाई जरूरी थी, और लड़ाई हुई, और खिजर खान ने मल्लू इकबाल को हरा दिया, मार डाला। मरने के बाद नासरुद्दीन महमूद फिर कन्नौज से दिल्ली आया, और शासन सत्ता की बागडोर इसने सौंप दी दौलत खां लोधी को। चौदह सौ 12 ईस्वी में नासरुद्दीन की मौत हो गई, और इस तरह से तुगलक वंश खत्म हो गया। दौलत खां लोधी को सुल्तान बना दिया गया, सरदारों ने, अमीरों ने बनाया। लेकिन खिजर खान ने इस पर भी अटैक किया, और 1414 ईस्वी में इसको हरा दिया, और दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश की स्थापना हुई, सैयद राजवंश। समझ में आ गया? ये तैमूर लंग का साम्राज्य है सेंट्रल एशिया में। एक टांग से लंगड़ा था, इसलिए इसको तैमूर कहा जाता, तैमूर लंग कहा जाता। तुर्की था ये, और इसने ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुर्दिस्तान, इन सबको जीत लिया था। भारत को भी जीत लिया था, दिल्ली पर भी अधिकार किया, और फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, जम्मू लूटते हुए समरकंद लौट गया। तो खिजर खां को बनाने वाला सुल्तान तैमूर लंग था। जो सल्तनत तुगलक काल में जो राज्य अलग हुए थे, उसमें सर्वप्रमुख राज्य था बहमनी साम्राज्य, बहमनी और विजयनगर। ये लगभग पूरे दक्षिण भारत को कवर करते थे।
विजयनगर की हम परसों चर्चा करेंगे, बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य फिर डिसइंटीग्रेट हुआ है बहुत सारे साम्राज्यों में, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, बरार, इनके अलग अलग पैरेलल इतिहास, इनकी अलग ही हिस्ट्री, समानांतर इतिहास, उनकी भी अलग अलग हम चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा घुसेंगे नहीं इसमें, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन आता है, एक बहुत ज्यादा 2 क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन इनका इतिहास इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि दिल्ली सल्तनत भी शर्मा जाए, स्टूल के नीचे छुप जाए कि मैं नहीं निकलूंगा बिल्ली की तरह। तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। हाँ जी, हाँ जी। ये मैप में आप देख रहे हैं कि जो लाइट है वो बहमनी एम्पायर है, जो उसके नीचे है विजयनगर एम्पायर। 15 से भी ज्यादा सुल्तान है और सारे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो इसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पे बैठा, और दिल्ली सल्तनत के टाइम में ही दिल्ली सल्तनत को टक्कर देने लगा है सल्तनत। गलती सबसे बड़ी वो की थी इसके फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, कहते हैं चोर को रास्ता दिखा देना। वो सारा लाव लश्कर लेके आया, कुछ दिन दक्षिण भारत में रहा, शेर के मुंह खून लग गया, फिर वापस चला गया, फिर दक्षिण भारत स्वतंत्र ही हो गया। तो इधर हम देख रहे हैं कि नर्मदा नदी के थोड़ा सा ही नीचे तापी नदी से शुरू होता है बहमनी एम्पायर, और कृष्णा नदी तक ये विस्तृत। अब इसमें बहमनी किंगडम में कुल 18 सुल्तानों ने 180 वर्ष तक शासन किया। यानी शासन शुरू हुआ 1347 ईस्वी से और चलता रहा है 1527 ईस्वी तक। पहला शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह है, अंतिम शासक है कलीमुल्लाह। बहमनी सल्तनत का निर्माण कैसे हुआ? इसके निर्माण के पीछे एक विशेष प्रकार के अमीर हैं जिन्हें कहा जाता है अमीर सादा। सादा शब्द सदी से बना, सदी का मतलब होता है सेंचुरी, सदी। दौलताबाद दक्षिण भारत में केंद्र था, देवगिरी। दौलताबाद के अमीरों ने पहले विद्रोह किया और अपना नेता बनाया इस्माइल मक को। और इनको उपाधि थी नासरुद्दीन शाह की। इनको उपाधि देकर के इनको अपना शासक घोषित किया। लेकिन इस्माइल मक ने स्वेच्छा से अपनी गद्दी दे दी अलाउद्दीन हसन को, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई गुलबर्गा। गुलबर्गा दौलताबाद एक्चुअली ये है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसका मूल नाम था जफर खां। सेकंड सिकंदर इसकी भी उपाधि थी, सिकंदर द्वितीय। 1347 ईस्वी से लेकर के 1358 ईस्वी तक इसने शासन किया। गुलबर्गा का नाम इसने रखा एहसानाबाद। और इसी के टाइम पीरियड में दक्षिण भारत में 2 हिंदू राज्य थे। एक हिंदू राज्य है वारंगल और दूसरा हिंदू राज्य है विजयनगर।
और इसने बहमनी साम्राज्य का बहुत ही विस्तार किया और बहमनी साम्राज्य को 4 भागों में इसने बांटा। कौन कौन से 4 भाग थे? 4 स्टेट्स में बांटा, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। ये बाद में चल करके स्वतंत्र हो जाते हैं और नए नए राज्य ही बन जाते हैं। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है गुलबर्गा, क्योंकि गुलबर्गा में ही था बीजापुर। अलाउद्दीन बहमन शाह के बारे में प्रसिद्ध है कि ये धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासन था और उसका सबसे बड़ा प्रमाण दिया जाता है कि इसने दक्षिण भारत में जजिया लेने से मना कर दिया। जजिया मना करने वाला दक्षिण भारत का पहला मुस्लिम शासक है। दूसरा डेवलपमेंट किया कि अपने राज्य में सभी प्रकार की कृषि उपज को निःशुल्क बिना टोल टैक्स के आने देने की व्यवस्था की। तो इससे प्रश्न भी आते हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट, जैसे ये प्रश्न है, हसन बहमन शाह ने धर्मनिरपेक्ष शासन किया, जजिया को हटाने वाला वह दक्कन का प्रथम शासक था। फास्ट पढ़ा रहे हैं, जब फास्ट पढ़ाते हैं तो कहती है स्लो है, स्लो पढ़ाते कहती है फास्ट। चाहते क्या हो? जजिया लगाता हूँ। मैं भी धर्मनिरपेक्ष शासन टीचर हूं ना। देखो, गोलकुंडा, बहमनी और विजयनगर को थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और इसमें क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें घुसोगे तो निकल ही नहीं पाओगे, तुंगभद्रा में जाकर के फंस जाओ। ये जो बहमनी और विजयनगर दोनों आपस में लड़ते रहते थे और रायचूर दो आपके लिए लड़ते रहते थे। तुम भी चाहते हो रायचूर दो आपके लिए लड़ाई करना? ये जो बीच का लैंड था इसी के लिए लड़ते रहते थे। तो मोहम्मद शाह की ये विशेषताएं थी, हसन बहमद शाह की। बहमद शाह के बाद आए मोहम्मद शाह। इनका टाइम पीरियड है 1358 टू 1705। मिस्र के खलीफा से इनको मान्यता मिली थी कि ये सुल्तान है। और अभी मान्यता बड़ा इंटरेस्टिंगली मिली, इनकी मां हज यात्रा पे गई थी। तो हज यात्रा अरब ऐसा ही था ना, बगल में ही था अरब भारत के, अभी भी बगल में ही है। तो गुजरात से नैया पे बैठते थे, जहाज पे, हज के लिए जाते थे मक्का और मदीना। ओके पूजा, थैंक यू सो मच। इसी तरह से मेरा हौसला बढ़ाया करो।
किसी के भी बारे में पूजा कितना बेहतरीन कमेंट करती है, सिर्फ मेरे ही बारे में नहीं, कोई और भी लर्नर होता उसके बारे में भी बहुत अच्छा कमेंट करती है। तो इसकी माँ गई थी हज पे, तो वहां मिस्र के खलीफा भी आए थे, उन्होंने उनको सर्टिफिकेट दे दिया। तो इसने, अब दो हिंदू राजा थे, दो हिंदू राज्य थे, एक तो था वारंगल और दूसरा था विजयनगर। तो इसने वारंगल और विजयनगर इन दोनों से लड़ाई की। मोहम्मद शाह ने। थर्टीन 1358 से लेकर के 75 तक। लेकिन वारंगल का एक शासक था, कायप नायक। ये बेचारा हार गया। वारंगल बड़ा रिच था उस समय, अभी भी रिच है, क्योंकि वहां वही गोलकुंडा, वही खाने हैं हीरे की। और गोलकुंडा का किला अपने आप में बहुत दुरूह किला माना जाता है। तो कायप नायक से गोलकुंडा का किला जीत लिया मोहम्मद शाह ने। और इसके साथ बहुत सारा धन, और एक, जैसे मुगल काल में तख्ते ताउश हुआ करता था, उसी तरह से तख्ते फिरोजा ये प्राप्त किया। ये पीढ़ियों तक तख्ते फिरोजा बहमनियों का सिंहासन रहा है। मोहम्मद शाह एक तो इसलिए प्रसिद्ध है, दूसरा प्रसिद्ध है कि जब विजयनगर से इसकी लड़ाई हुई तो उसमें विजयनगर का शासक था बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट से लड़ाई में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया भारत के इतिहास में। मोहम्मद शाह ने बारूद का प्रयोग किया, तोप या बम के माध्यम से बम मारा। इससे बहमनियों की सैन्य क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। तीसरी मोहम्मद शाह की उपलब्धि है कि इसने बहमनी एम्पायर को 4 तरफों में बांट दिया। तरफ यानी स्टेट्स। और उनके तरफों का अलग अलग नाम भी रख दिया। दौलताबाद के तरफदार कहे जाते थे मसनद ए आली, जैसे लोदियों के थे। बरार के तरफदार कहे जाते थे मस्जिद मजलिस ए आली। बीदर के आजम ए हुमायूं। और गुलबर्गा के मलिक नायब। इसी तरह से ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, ये मोहम्मद शाह ने किया। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे अमीर उल उमरा,
और जरूरत पड़ने पर जो सेना इकट्ठी जो करते थे लोग, उसको कहते थे बार बरदार। जरूरत पड़ने पर सेना को इकट्ठी करने वाले लोग। इनके बाद आते हैं मोहम्मद सादुद्दी। तेरह सौ अठहत्तर से 97 ईस्वी। ये काफी शांत व्यक्ति थे। ये दोस्ती, पड़ोसियों से दोस्ती करने की इन्होंने कोशिश की, और इन्होंने कल्चरल एडवांसमेंट पे ध्यान दिया। कवियों को बुला बुला के कविता सुनते थे। कुछ ज्यादा हुआ नहीं। हाफिज को भी इन्होंने बुलाया था, लेकिन हाफिज आ नहीं पाए, खुदा हाफिज बोल गए, और ये खुद ही टाइफाइड हो गया इनको, तो इनको खुदा हाफिज बोलना पड़ा। अगले सुल्तान है गयासुद्दीन। जैसा इनका नाम था वैसा ही इनका गुण था। एक ही साल में 1397 में ही ये गयासुद्दीन बन गए, चले गए। इनकी सबसे बड़ी गलती थी, गुस्ताखी थी, कि इन्होंने योग्य ईरानियों को ऊंचे पद देने शुरू किए, तो तुर्की लोग इनके खिलाफ हो गए। और एक तुर्क दास था तगलचीन, इनके नेतृत्व में, तगलचीन के नेतृत्व में इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया तुर्कियों ने। बेचारे को अंधा कर दिया गया, इसकी आंखें फोड़ दी। यहां भी वही तुर्कानी चालिया वाला सिस्टम शुरू हो गया। इसका सौतेला भाई था शमसुद्दीन दाऊद। तो दाऊद को बनाया गया अगला सुल्तान। बाद में गयासुद्दीन की हत्या कर दी। और ये हत्या किया था किसने? ताजुद्दीन ने। और ताजुद्दीन ने दाऊद की भी हत्या की, गयासुद्दीन की भी हत्या की। तो सुल्तानों के गतिविधियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे ये प्रश्न। मोहम्मद शाह के संदर्भ में इन कथनों में से क्या सत्य है? इसे मिस्र के खलीफा ने मान्यता दिया, और विजयनगर को हरा करके इसने तख्ते फिरोजा को छीन लिया। मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम में लड़ाई हुई। बुक्का प्रथम से युद्ध में पहली बार बारूद का उपयोग का प्रमाण मिलता है। सत्य क्या है? ऐसे ही गड़बड़ी करोगे एग्जाम में तुम लोग। वारंगल से लड़ाई हुई थी ना, तख्ते फिरोजा वाली। तो यहाँ लिखा है विजयनगर, वो भी सही लगा दिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। खैर,
नेक्स्ट है ताजुद्दीन फिरोज शाह। और इनका टाइम पीरियड है 1397 टू 42। दाऊद 1 साल के लिए आया था। एक साल ने कुछ ही महीनों के लिए आया था। ताजुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी और ये सुल्तान बन गया 1397 में ही। हालांकि इसने हत्या की थी, लेकिन इसको बहमनी के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से एक माना जाता है। और इसने बीदर को अपनी राजधानी बनाई। अपने शासन में एशिया से मुसलमानों को बुलाया, जिन्हें अफाकी कहते हैं, और साम्राज्य में स्थायी रूप से बसने को प्रोत्साहित किया। अब ये लड़ाई तो शुरू से चली आ रही थी, तो इसका दरबार 2 गुटों में बट गया। एक गुट में अफाकी थे, दूसरे गुट में दक्कनी थे। फिरोज शाह ने पहली बार विद्वान हिंदू और ब्राह्मण को ऊंचे पद देना शुरू किया, और इसका भी युद्ध विजयनगर से होता रहा निरंतर। उस समय विजयनगर के शासक थे नरसिंह राय। तो नरसिंह राय को इन्होंने हराया। और नरसिंह राय ने अपनी पुत्री की शादी कर दी ताजुद्दीन फिरोज शाह से। उसी समय तैमूर ने अटैक किया था उत्तर भारत पर। तो इसने तैमूर को सम्मान देने के लिए अपना एक दूत भेज दिया समरकंद। तैमूर बड़ा खुश हो गया, कितनी दूर से मुझे भेंट भेजा है। इसमें ताजुद्दीन की स्ट्रेटजी ये थी, कहीं वो दक्षिण भारत न चलाए लड़ते लड़ते। लेकिन तैमूर खुश हो गया। उसने उसको कहा कि ये मेरा फर्जंद है। फर्जंद का मतलब क्या होता है? बेटा। और कहा कि जा बेटा, दक्षिण भारत का राज्य तुम्हारा है, मैं तुमको गिफ्ट करता हूं। लेकिन 4420 तक देवराय प्रथम आ चुके थे, जो योग्यतम शासकों में से एक थे, और इन्होंने फिरोज शाह को हरा दिया। खैर, फिरोज शाह का शासनकाल सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि मेरी तरह इसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। अरबी, फारसी, तुर्की, तेलुगु, मराठी, मलयालम। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदू मुसलमान दोनों को मिला के रखना जानता था। तो इसके काल में एक मिश्रित स्थापत्य शैली का विकास होता है, जो कि दक्षिण भारत के लिए अनूठी बात है। भीमा नदी है एक, भीमा नदी के किनारे इसने एक शहर बसाया, फिरोजाबाद। ये जो कवर पेज है, ये उसी शहर का भग्नावशेष, फिरोजाबाद का। और इसने खगोल पे रिसर्च करवाया, और दौलताबाद के पास एक जंतर मंतर भी स्टैब्लिश किया। 2 बंदरगाह बहुत ही विकसित करवाए, चौल और दभौल। सभी धर्मों का आदर करता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ये
राजकोष से एक पैसा नहीं लेता था। कुरान की प्रतियां लिख लिख करके बेचता था और उससे जो इनकम होती थी उससे अपनी आजीविका चलाता था। और इसकी हरम की पत्नियां वस्त्रों पर कढ़ाई कर करके बेचती थी और उससे अपनी आजीविका चलाती थी। बाइबल का इसने अध्ययन किया था। लेकिन होता क्या है ना कि जो झूठा संत है जब सच्चे संत के चक्कर में पड़ता है तो बात वही हो जाती है कि सूरज के सामने दिया। तो इसी के राज्य में एक और संत आ गए गुलबर्गा में, बंदा नवाज गेसुतराज। अब सब लोग पहले तो इसको संत कहते थे, तो गेसुदराज के चक्कर में आए तो उसको संत कहने लगे, गेसुदराज को। तो ताजुद्दीन फिरोज शाह और गेसुदराज में जीवन पर्यंत अनबन रही, कभी पटी नहीं इसी बात को लेकर। चाहता था कि गेसुदराज उसके दरबार में आए, वो जाते ही नहीं थे, चिश्ती थे, चिश्ती वैसे भी दरबार में नहीं जाते। अपने जीवन के अंतिम समय में इसने अपनी कुर्सी अहमद के पक्ष में त्यागी। अहमद को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ताजुद्दीन फिरोज शाह धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु शासक था। सूफी संत गेसुदराज से उसकी शत्रुता थी। ये व्याख्या नहीं कर रहा है, व्याख्या ये दोनों सत्य है लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग है सेंटेंस। इसके बाद अगले आते हैं बहमनी सुल्तान शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। चौदह सौ बाईस ईस्वी से लेकर के 46 ईस्वी तक। क्या देवराय? तुम्हारा प्रश्न मुझे समझ में नहीं है, क्या कह रही है? नहीं, वो हराते थे तो साम्राज्य पे अधिकार करने के लिए नहीं हराते थे। इनकी लड़ाई जैसे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई कश्मीर को लेकर के है ना, तो इनके बीच में एक सैंडविच्ड एरिया पड़ता था जिसे हम कहते हैं तुंगभद्रा, रायचूर दोआब। ये जो इलाका है ये रायचूर दोआब है। ये कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में पड़ता था, तो बड़ा ही फर्टाइल था ये।
तो जब जब विजयनगर और बहमनी एम्पायर में स्ट्रगल हुआ है वो इसी इलाके के लिए हुआ है। तो कभी एक पक्ष हार जाता था तो उसका अधिकार हो जाता था, कभी दूसरा पक्ष का अधिकार हो जाता था, ये चलता रहता था। हराने का मतलब ये नहीं है कि पूरे बहमनी पर ही अधिकार हो गया। समझ गए? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1446, ये भी बड़े महान व्यक्ति थे। इन्हें कहा जाता था वली या संत वली। इन्होंने बीदर को अपनी राजधानी बनाया, गुलबर्गा को हटा दिया और इसका नाम रखा मोहम्मदाबाद। और इन्होंने भी अफाकियों को प्रश्रय दिया, तो राज्य में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया। लेकिन इसका शासन न्याय के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसका आचरण बड़ा शुद्ध था, इसलिए इसको संत कहा जाता था। तो अपने पिता से उलट बंदा नवाज गियासुदराज सूफी संत से इसके संबंध मधुर थे। गियासुदराज ने पहले ही दुनिया की उर्दू की किताब लिखी थी, मिरात उल आसकी। मिरात उल आशिकी। अमीर खुसरो ने उर्दू की किताब नहीं लिखी थी। अमीर खुसरो ने हिंदवी और फारसी लिखा था। और ईरान के पास एक जगह है खुरासान। खुरासान के दो कवि थे, एक का नाम था अजारी और दूसरे का नाम था इसफरीक। इन दोनों से फिरदौसी की शाहनामा की तरह एक रचना, शाहनामा के तर्ज पर एक रचना करवाई। उस रचना का नाम रखा बहमन नामा। और इसने बहमनी एम्पायर में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। इसका बेटा था जफर खान। इसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इससे ज्येष्ठता का सिद्धांत स्थापित हुआ। तो जफर खान अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के नाम से गद्दी पे बैठा। इसका टाइम पीरियड है 1436 टू 58। देवराय द्वितीय को इसने हराया। संगमेश्वर का शासक उसको हरा दिया।
और संगमेश्वर के शासक ने अपनी पुत्री की शादी कर दी इसके साथ। इस नई रानी को इसने उपाधि दी जेब चेहरा। इसका मतलब होता है सुंदर चेहरे वाली। देवराय द्वितीय जब हार गए तो उन्होंने विद्वानों से पूछा कि मैं बार बार हार क्यों जाता हूं। तो विद्वानों ने कहा कि देखिए भाई, आपके उसमें हिंदू तो हैं, हिंदू लड़के, तुर्की धनुर्धर नहीं, तुर्की धनुर्धर चाहिए। तो इसी वजह से देवराय द्वितीय ने तुर्की धनुर्धरों को भर्ती किया और उनके लिए अपनी राजधानी में मस्जिद बनवाई, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। संगमेश्वर है महाराष्ट्र में, और प्रतीक के रूप में अपने सिंहासन के पास एक कुरान रखने का आदेश थे। अब देवराय की सेना मजबूत हो गई क्योंकि उनके पास धनुर्धर थे, तीर धनुष था। तो देवराय द्वितीय ने रायचूर दोआब पर अपना अधिकार बनाने के लिए मुदगल पर अधिकार किया और बीजापुर को लूटा। अब सुल्तान अलाउद्दीन अहमद और देवराय में फिर लड़ाई हुई और देवराय द्वितीय फिर से हार गए। इसी सुल्तान अलाउद्दीन अहमद के शासनकाल में एक महानतम वजीर का उल्लेख मिलता है, महमूद गवाह। और इन्होंने इसको नालगोंडा के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था उसके दमन के लिए नियुक्त किया था। पिंडली में एक इनको घाव हो गया था, इसकी वजह से अलाउद्दीन अहमद की मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले सुल्तान बनते हैं हुमायूं। इतिहास का पहला सुल्तान है जिसको जालिम की उपाधि दी गई, और इसको कहा जाता था ये दक्कन का नीरो है। हीरो नहीं, नीरो, क्योंकि आलसी बहुत अहमद का बड़ा बेटा था। हुमायूं ने ही महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ख्वाजा जहां की उपाधि दी। मलिक उत तुजार की उपाधि दी। बीजापुर का राज्यपाल बना दिया। वकील ए सल्तनत बनाया। नीरो रोम का वो राजा था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, कहावत। तो जो भी बेपरवाह, बेफिक्र और आलसी व्यक्ति होता है उसको नीरो से तुलना की जाती है। अब महमूद गवां का इतना इंपॉर्टेंस बाकी अमीरों से देखा नहीं गया। उन्होंने हुमायूं के कान भरने शुरू कर दिए और हुमायूं कान का कच्चा निकला भी। एक दिन तो आवेश में आकर के इसने ऑर्डर दे दिया कि महमूद गवां को बंदी बना लिया जाए, और बाद में छोड़ भी दिया गया क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम संत वली के नाम से जाना जाता था। सूफी संत गियासुद्दौला से इसकी मित्रता थी।
व्याख्या नहीं कर रहा, व्याख्या कैसे कर रहा है? संत वली के नाम से इसलिए थोड़ी ना जाना जाता था कि वो सूफी का फ्रेंड था। इसके बाद आते हैं निजामुद्दीन अहमद तृतीय। इनकी उपाधि निजाम शाह भी थी, 1461 से लेकर के 63 ईस्वी तक। जब ये गद्दी पे बैठे तो इनकी उम्र थी मात्र 8 साल, और महमूद गवा ने इनको सहारा दिया और बड़ी ही विपरीत परिस्थिति में गुजरात और मालवा के आक्रमणों से रक्षा की। लेकिन ज्यादा दिन ये चल नहीं पाए, इनको अपदस्थ करके शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय ने गद्दी हथिया ली। चौदह सौ तिरसठ से 82 महमूद गवा को इन्होंने अपना वजीर आजम बना दिया और उसको ख्वाजा ए जहां की उपाधि दी। महमूद गवा को फ्री हैंड दिया। महमूद गवा एक योग्य व्यक्ति था जिसने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए और बहमनी राज्य की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए और पूरा कोरोमंडल तट से लेकर के अरब सागर तक बहमनी राज्य को विस्तृत कर दिया। इस समय कोंकण के हिंदू बहुत डिस्टर्ब करते थे। इनको पराजित किया गया। महाराष्ट्र में संगमेश्वर का शासक बगावत करते थे। मालवा में महमूद खिलजी, को नियंत्रित किया गया। अब इन तीनों से महमूद गवा की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि दरबारी फिर षड्यंत्र करने लगे। सुल्तान के ऐसे कान भरे कि उनकी बातों में आकर के सुल्तान ने महमूद गवा को मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन सुल्तान महमूद गवा के मरने के बाद सुल्तान को यह रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। घोर पश्चाताप। ये कुछ मामला ऐसा ही था जैसे आपने बाहुबली 2 देखी होगी। कटप्पा की माँ कटप्पा को उसकी बाहुबली की माँ उसको मृत्यु दंड दे देती गलतफहमी में आकर के, और बाद में उसको रियलाइज होता है। तो सुल्तान को जब इस षड्यंत्र का ज्ञान हुआ तो उसने सारे षड्यंत्रकारियों को तो मरवाया ही, लेकिन इस गम से वो निकल नहीं पाया। इतनी बड़ी गलती हुई और 1 साल तक वो तड़पता रहा इस पश्चाताप में, और 1 साल के भीतर सुल्तान की भी मौत होगी, ये कहते हुए कि महमूद गवा का भूत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसी के टाइम पीरियड में एक रूसी यात्री आया था बीदर, जिसका नाम था निकितीन। भारत में पहला और आखिरी रूसी यात्री। वो शमशुद्दीन मोहम्मद तृतीय के राज्य की तारीफ करता है। कहता है कि सुल्तान के महल में 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे पर 100 गेट कीपर हैं और 100 मुसलमान लेखक हैं जो सब आने और जाने वालों का नाम लिखते हैं। विदेशी शहर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं और महल इतना सुंदर और इतना बड़ा है कि हर वस्तु पर सोने की नक्काशी है। छोटा से छोटा पत्थर भी सुंदर नक्काशी युक्त है, सोने से मढ़ा हुआ है। बहुत सारे कोर्ट्स हैं। 1000 कवचधारी मशाल लिए हुए कोतवाल सारी रात बीदर में पहरा देते हैं।
ये सब इनका नहीं किया हुआ था, ये सब किया हुआ था महमूद गवाह का। महमूद गवाह बेसिकली था एक ईरान का व्यापारी, और इसने बहमनी एम्पायर को चरम पे पहुंचाया। विजयनगर गोवा को अपना पोस्ट बना करके सैटेलाइट स्टेट बनाना चाहता था। महमूद गवाह ने गोवा को भी जीता और बहमनी में मिलाया। गोवा के साथ वही ट्रीटमेंट कर रहा था जो ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर रहा था रशिया यूक्रेन को। आया तो था व्यापारी के रूप में, लेकिन अपने कुशलता के बल पे काफी आगे बढ़ गया ये और योजना बना रहा था कि विजयनगर को किस तरह से जीत लिया जाए, और विजयनगर के अभियान में व्यस्त था। उसी समय इसकी अनुपस्थिति का लाभ उठा करके दक्कनियों ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया, क्योंकि ये ईरानी था और महमूद गवाह के सिग्नेचर किया हुआ एक जाली पत्र दक्कनियों ने बनाया। पता नहीं कैसे उसमें सिग्नेचर महमूद गवाह के बना लिए उर्दू में, कि वो उड़ीसा के राजा को इनवाइट कर रहा है कि बहमनी का जो राजा है शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय, वो निकम्मा है, नकारा है, और आप आओ और बहमनी पर अधिकार कर लो। इसी पत्र को जब सुल्तान को दिखाया गया तो सुल्तान ने महमूद गवाह को मृत्युदंड दिया था, लेकिन इसने सल्तनत को सबसे ज्यादा विस्तृत किया था। इसी के बाद इसका पतन शुरू हो गया। 8 प्रदेश बना दिया: गाविल, माहौर, बीजापुर, गुलबर्गा, दौलताबाद, जुन्नार, राजमुंदरी, वारंगल। दक्कन में उर्दू भाषा ने साहित्यिक रूप लिया। सूफी संत गेसु दराज ने पहली उर्दू पुस्तक मिरातुल आशिकी की रचना की। तो आज के सत्र में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल करेंगे। और ये आपका फाइनल लीडर बोर्ड है। समृद्धि फर्स्ट, यूजर सेकंड, सपना थर्ड, मौली, संजय, गुड़िया, मलयजोत, भारती, हरिओम और कृष्णा। 9 बजे की क्लास में पेपर 1 में हम फैलेसी को कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन